अगर मैं तुमसे कहूं कि ये दो बैलों की कथा दो स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी है तो तुम्हें थोड़ा सा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक हिंदी को कभी इस तरीके से पढ़ा ही नहीं कि जो लिखा है उसके अलावा भी कुछ समझ सको। यूट्यूब पर जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होते हैं वो काम चलाऊ होते हैं, उसमें आधे से ज्यादा तो स्पेलिंग मिस्टेक और जो रियल मीनिंग है वो भी नहीं बताते हैं, तो भाव बताना तो दूर की बात है। टीचर को तुम्हारे उतनी फुर्सत नहीं रहती है, बस वैसे ही पढ़ाया, काम चलाऊ किया और निकल गए। इसी वजह से तुम्हारी जो हिंदी है ना, वो हर साल आते 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 तुम्हें टफ लगने लग गई है। लेकिन हिंदी टफ नहीं है, हिंदी तो और बहुत प्यारी हो गई है तुम्हारी क्लास 9th में। मैं तुम लोगों को हिंदी इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हिंदी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हें ये पक्का यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को देखने का एक नियम है कि आराम से शांति से बैठ जाओ, चाय पानी 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को प्यार से देखते रहो। ठीक है, मूवी की तरह, कहानी की तरह समझेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बता दूंगा, उसके साथ साथ में इस कहानी का असली मतलब क्या है वो भी समझा दूंगा। ठीक है, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर कोई कहानी दी गई है, उसको इतने काम चलाऊ तरीके से नहीं पढ़ना है, अपने को समझ के पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर हमारी कहानी की स्टार्ट होती है गधे से। दो बैलों की कथा है और गधे से स्टार्ट करें। देखो भाई, महानता देखो राइटर की। गधा, गधा क्या होता है? गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला जानवर है। ठीक है, किसी को भी अगर कहना हो कि तुम बेवकूफ हो तो कह दो कि भाई तुम गधे हो। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो गधा है वो क्या सच में मूर्ख है, या फिर उसके सीधेपन का, उसकी निरापद सहिष्णुता का। अरे भैया ये क्या होता है, यही तो समझ में नहीं आता, रीडिंग मारते हैं ये सब नहीं समझ में आता। निरापद सहिष्णुता मतलब कि जो उसका हार्मलेस नेचर है, सब कुछ सहन कर जाने का जो नेचर है, क्या उसके वजह से तो हमने उसे ये पदवी नहीं दे रखी है, ये उसको स्थान नहीं दे रखा है बेवकूफ वाला। यहाँ पर जो हमारे प्रेमचंद जी हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत प्यारे तरीके से। वो कहते हैं कि जो गाय है हमारी वो सींग मारती है। ठीक है, गाय बहुत शांत जानवर मानी जाती है, एकदम प्यारी वाली गाय। ठीक है, लेकिन वो भी सींग मारती है। जब वो ब्याई हुई रहती है, जब उसका बच्चा हुआ रहता है, तब तो वो सिंघनी का अवतार रहती है, कोई भी देखा लात मार दिया। ठीक है, इसके बाद में कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। हर जगह देखोगे कुत्ता मिलता है और तुमको भौंकने लगता है, लेकिन गरीब होने के साथ साथ वो भी भौंकता जरूर है। तो कुत्ता भी यहां पर तुम्हारे अगर उसको बोलोगे तो काटने दौड़ता है। हमारा गधा, हमारा गधा ही एक ऐसा जानवर है जिसको ना कभी क्रोध करते देखा और ना ही सुना। ठीक है, गधा कैसा भी हो हमेशा एक ही जैसा चेहरा बनाए रहता है। उसके चेहरे पर एक अलग सी गरीबी देखने को मिलती है, उसके चेहरे पर हमेशा एक विषाद सा एक चेहरा देखने को मिलता है। मतलब जो विषाद मतलब होता है थोड़ा सा उदास। ठीक है, जब भी देखोगे गधा ऐसे उदास रहता है, चाहे ठंडी का मौसम हो गर्मी का मौसम हो, हमेशा एक ही जैसा रहेगा। कितना भी मारो, कैसा भी चारा डालो, वो एक ही जैसा रहेगा, एक ही दशा में वो रहता है। उसकी दशा बदलते हुए कभी नहीं देखी। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा बारिश वारिश का मौसम हो तो कुलेल कर लेता है। कुलेल मतलब होता है थोड़ा उछल कूद लिया, बस बहुत कम, मिनिमल, एकदम सटल रहता है, नॉन स्लांट है अपना लौंडा। ठीक है, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई पड़ती, हमेशा एक ही जैसा रहता है। और अगर देखा जाए तो उसमें ऋषि मुनियों की सारी क्वालिटीज हैं। हमेशा एक जैसा रहना, ना खुश में ज्यादा खुश होना, ना दुखी में ज्यादा दुखी होना, एक जैसा जीवन व्यतीत करना, इतने सारे गुणों वाले गधे को हम लोग अनादर करते हैं। उसका नाम जब भी लिया जाता है किसी को मूर्ख कहने के लिए लिया जाता है। अब उसके लिए वो एक एग्जाम्पल कहते हैं कि देखो ना, जो हमारे भारतवासी अफ्रीका में बसे हुए हैं, जिनको अपार्थेड सिस्टम का सामना करना पड़ता है, अपार्थेड समझ रहे हो, रंग भेद का जो सामना करना पड़ता है, वो लोग जब भी कहीं जाते हैं, अमेरिका वगैरह में जाते हैं, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। वो लोग शराब भी नहीं पीते। अफ्रीका में लोग शराब वराब पीते हैं, वो लोग शराब भी नहीं पीते। 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा के भी रखते हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं करते। वो जी तोड़कर काम करते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, किसी को उल्टा मुंह जवाब भी नहीं देते। लेकिन उनके साथ क्या होता है, उनको कहा जाता है कि वो जीवन के स्टैंडर्ड को नीचा गिरा रहे हैं, वो तो नीचे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है। वो ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? कुछ ना जवाब देने वाले के साथ क्या होता है, दुनिया उसे नीचा दिखाने लगती है। गधा जवाब नहीं देता तो इसी वजह से वो बदनाम है, हमेशा उसको मूर्ख कहा जाता है।
एक और एग्जाम्पल वो यहां पर देते हैं कि जापान की मिसाल देख लो, जापान ने जवाब दिया। अब ये कहानी 1930 के अराउंड लिखी गई है, ठीक है, 30-31 के टाइम पर ये कहानी लिखी गई है। अब मैं तुम्हें एकदम प्योर नॉलेज दे रहा हूं, इससे ये चैप्टर फील होगा तुम्हें। 1930 में प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी और 1904-5 के अराउंड, मुझे ढंग से याद नहीं है बट 4-5 के अराउंड यहां पर तुम्हारा रशिया और जापान का युद्ध हुआ था, ठीक है, और उसमें जापान ने रशिया को हरा दिया था। रशिया इतना बड़ा देश, जापान इतना छोटू सा, जापान ने हरा दिया। उसके बाद से आज तक देखो, हम लोग जापान का नाम कहते हैं तो एक एक रिस्पेक्ट जाग जाती है। उस पर इतने सारे हमले हुए, अभी तक भी जो सुपर पावर्स की बात होती है, सबसे ज्यादा मार्केटिंग की बात होती है, सबसे ज्यादा व्यापार की बात होती है, तो जापान हम लोगों को आगे आने वाले देशों में देखने को मिलता है। और है छुटकू सा। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने जवाब दिया। तो यहां पर कह रहे हैं जो जवाब देता है उसका आदर होता है। अब इसके बाद में वो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई गधे का एक छोटा भाई भी है। छोटा भाई क्या है? छोटा भाई बैल है। अगर किसी को गधा कहना होता है तो हम लोग एक और तरीके से कहते हैं कि भाई बछिया के ताऊ होगा। बछिया के ताऊ कौन हुए? गाय की बच्ची बछिया, और बछिया के जो चाचा हुए, ताऊ मतलब चाचा, वो बैल। तो यहां पर किसी को अगर हमें बेवकूफ कहना हो तो हम लोग उसे बछिया के ताऊ कह देते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो सबसे बड़ा मूर्ख है ना, वो बैल, उसको हम लोग बैल कहते हैं, अरे तुम तो बैल बुद्धि। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, उनके विचार में कहानी थोड़ी सी अलग है। बैल यहां पर गधे से नीचे आता है। बैल है तो मूर्ख, लेकिन उसको गधे से नीचे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैल हमारा कभी कभी मारता भी है। बैल हमारा कभी कभी अड़ियल हो जाता है। बैल हमारा असंतोष प्रकट करता है। बैल गधे से नीचा रहता है, ठीक है, मतलब गधा तो बिल्कुल ही भक्त आदमी है, वो कभी भी पलट के जवाब नहीं देता। जो हमारा बैल है वो कभी कभी जवाब देता है। यहां पर बैल को इंट्रोड्यूस करके अब वो दो बैलों की कहानी शुरू करते हैं। कितने प्यारे तरीके से शुरू किया है। झूरी के दो बैल हैं, ठीक है, एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। अब इन्हीं की कहानी हमें आगे पढ़नी है। झूरी बैलों का मालिक है, ठीक है, बहुत ही क्यूटी सा इंसान है, और हीरा मोती क्यूटी क्यूटी बैल हैं उसके। हैं बहुत ही प्यारे बैल, पछाई जाति के हैं, ये याद रखना। एग्जाम में बैलों के बारे में पूछा जाएगा तो तुम आराम से लिख पाओगे। पछाई जाति के दोनों बैल हैं, देखने में सुंदर हैं, एकदम क्यूटी से, और काम भी चौकस करते हैं। चौकस मतलब फर्स्ट क्लास करते हैं, और इसके साथ साथ में डील में ऊंचे भी हैं, हाइट भी अच्छी खासी है। बैल बढ़िया बढ़िया बैल है। अब यहां पर जो दो बैलों का रिश्ता है उसको देखो कितने प्यारे तरीके से बताया। दोनों बैल साथ में रहते रहते दोनों में भाईचारा वाला फीलिंग आ गया है, ठीक है। अब वो एक दूसरे की बातों को बिना बोले समझ जाया करते हैं। हमेशा एक दूसरे के विचार विनिमय, विचार मतलब लेन देन, जो जो शब्द होते हैं उसको वो जो भी वो सोचते हैं वो एक दूसरे को मूक भाषा में बता लेते हैं। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी थोड़ा सा तंज कसते हैं। कहते हैं कि उनके पास जरूर कोई गुप्त शक्ति है जो बिना बोले ही वो एक दूसरे को अपनी बातें समझा लेते हैं, और जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जो मनुष्य है वो उससे वंचित है। हमें अभी भी बोल के समझाना पड़ता है, वो बिना बोले ही बातों को समझ जाया करते हैं। तो यहां पर दो बैल हैं और एक दूसरे को एकदम चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते रहते हैं। यहां तक कि जब दोनों एक साथ होते हैं ना तो कभी कभी एक दूसरे की सींग मिला लिया करते हैं। विग्रह के नाते से नहीं, दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि विनोद के भाव से, बल्कि प्यार के भाव से, ठीक है, आत्मीयता के भाव से। दोनों एकदम घनिष्ठ दोस्त हैं। और अगर दोस्ती बढ़ जाए तो क्या होती है, एकदम मारा पीटी होने लगती है, झोटा झोटी होने लगती है। तो इन लोगों के बीच में भी होती है। प्रेमचंद कहते हैं कि जिस दोस्ती में हल्की सी मारपीट ना हो, हल्का सा यहाँ पर धौल धप्पा ना हो, वो जो दोस्ती है वो थोड़ी सी हल्की सी ही रहती है, फुसफुसी सी रहती है। अगर वहां पर अच्छी मारपीट या फिर ये ऐसा संबंध ना हो ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो दोस्ती है वो कमजोर होती है, उस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो बैलों में लड़ाई वड़ाई भी होती रहती है प्यार के भाव से, ठीक है, WWE ये लोग खेलते रहते हैं। अब वो दोनों इतने क्यूटीज है ना कि जब भी उन्हें लड़िया में बांधा जाता है या फिर खेत जोतने के लिए ले जाया जाता है तो
वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भार उन्हीं के ऊपर आए। मतलब एक बैल कोशिश करता है कि दूसरे बैल को ज्यादा परेशानी ना हो, उसी के गर्दन पर ज्यादा से ज्यादा बोझ है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या में जब वो दोनों बैल खुलते हैं तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते हैं। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते हैं, साथ नाद में मुंह डालते हैं। नाद क्या होता है उसको गांव की भाषा में कहते हैं हम लोग ऐसे हौदी, ठीक है, जहां पर भूसा और ये सब मिलाकर गायों बैलों को खाना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक कटोरा, बड़ा सा कटोरा समझ लो, तो यहाँ पर उनको खाना दिया जाता है और साथ ही में वो लोग खाना खाने आते हैं। साथ में ही अगर कोई एक मुंह उठा ले तो दूसरा भी मुंह उठा लेता है और साथ ही में खाना छोड़कर जाके आराम भी करते हैं। तो ये दोनों भाइयों का, दोनों बैलों का प्यार है। अब एक दिन संयोग की बात हुई और झूरी का साला आ गया। झूरी का साला मतलब जो झूरी की पत्नी है उसका भाई, वो आया और दोनों बैलों को लेकर चलने लगा। अब बैलों को क्या पता कि वो उन्हें क्यों ले जा रहा है, उन्हें तो लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया। बेचारे उदास हुए कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, गया को अपने घर उन दोनों बैलों को ले जाते दांतों से पसीना आ गया। समझ रहे हो, दांतों, पत्थर से पसीना आ सकता है, इतनी मेहनत करवाई उन्होंने। जैसे ही वो आगे खींचता वो लोग पीछे भागते, जब वो उन्हें मारता तो वो लोग सींग नीचे नीचे करके गुर्राते, ठीक है। और प्रेमचंद ऐसा लिखते हैं, देखो क्या प्यारा उन्होंने लिखा कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वो झूरी से जरूर पूछते। क्या पूछते? कि तुम हम गरीबों को क्यों घर से निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने तो कभी चारे के लिए कोई शिकायत भी नहीं की, तुमने जो भी दिया सर डाल के खा लिया। तुम्हारी चाकरी में हमें मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब तुम्हारी सेवा करते करते हमें मर जाना कबूल था, लेकिन तुमने हमें ऐसे बेच क्यों दिया? क्या कारण था? किसी तरीके से गया, उन्हें अपने घर लेके गया, ठीक है, एकदम दांतों से पसीना आ गया, फिर भी उसे घर लेके गया। उन दोनों बैलों को बांधा गया, नाद में बांधा गया, जहां पर वो खाना होता है वहां पे बांधा गया। उन दोनों बैलों ने खाना नहीं खाया। वो दोनों बैल सुबह से भूखे थे, फिर भी उन्होंने खाना नहीं खाया। वो लोग एक दूसरे को देखते रहे और इधर आसपास जो नया घर था, नए गांव थे, नए आदमी से, उन सब के बीच में उन्हें बेगाना सा लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे को मूक भाषा में कुछ कहा। क्या कहा? तेरे जान तो वारी एक दिन सोई ना, सारा शहर बेगाना इथे मेरा कोई ना, अब प्रीत किसी दे नाल कदे हुई ना, जमाना जालिम तावी रोई ना। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ में ये बातें कही और उन्होंने आदित्य धर को थैंक यू बोला, और इसके बाद में उन्होंने एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से मतलब ऐसे करके, और कुछ प्लान सा बनाया और दोनों लेट गए, ठीक है। गांव में जब सोता पड़ गया, मतलब गांव के लोग जब सोने लग गए, सभी लोग सो गए, तो उन्होंने उठा, चुपके से पगहा तोड़ा, अपना जो रस्सी से बांधा गया था उसे पगहा कहते हैं, उन्हें तोड़ा और घर की तरफ चल दिए। झूरी सुबह उठे लोटा लेके कि अरे 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 फ्रेश होना है, फ्रेश होना है। तब तक देखे कि अरे दोनों बैल खड़े हुए हैं सामने, कीचड़ से लथपथ हैं, लेकिन फिर भी आंखों में विद्रोह में स्नेह है, कि मतलब वो जो लव टू हेट वाली एकदम रिलेशनशिप है ना, कि तुमने बेच तो दिया लेकिन गुस्सा भी है तुमसे, लेकिन प्यार भी तुम्ही से करते हैं। वो बेचारे देख रहे थे और झूरी ने जैसे ही देखा एकदम किस्सी विस्सी करने लग गया। प्रेमालिंगन मतलब गले लगा लिया, प्रेम से आलिंगन लेना, गले लगाना, और चुम्बन का जो दौर था वो शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। बच्चे देखने लग गए कि अरे अरे ये कौन सा कंटेंट दिख रहा है हमें। बच्चों ने तालियां बजाई कि वाह 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 क्या सीन है। इसके बाद में उन्होंने स्वागत के लिए सभी लोगों ने जुड़कर एक तरीके से तालियां बजाकर एक जो बहुत ही अभूतपूर्व महत्वपूर्ण जो भी समय, जो भी चीज अभी हुई थी, उसको देखकर उन्होंने तालियों से उन दोनों बैलों का अभिवादन करना शुरू किया। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आंसर के लिए कोई नहीं बताएगा, बट इस लाइन को दिमाग में रखना। इस लाइन को मैं कह रहा हूं तुमसे दिमाग में रखना, एंड एंड तक फील आएगी। ये एक अभूतपूर्व घटना थी और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी ऑप्रेसर के खिलाफ कोई खड़ा हुआ था। पहली बार बैल अपना पगहा तोड़कर वापस आए थे। ऑपरेसर की बात, उसके जो उसको मार पीट के वहां लेके गया था, उसकी बात नहीं मानी और वो घर वापस आए थे।
पहली बार ऐसा हुआ था। इसको सेलिब्रेट कैसे किया गया? सभी जो बाल सभा थी, उन्होंने घर से रोटियां लाई, गुड़ लाए, चोकर लाए और सब कुछ उन्हें खिलाया गया। ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से उनका स्वागत हुआ। किसी बच्चे ने बोल दिया कि अरे ये तो किसी ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, ये तो तुम्हारे पास यूनिक बैल है। इतनी दूर अकेले चले आए, कहाँ उनका गांव, कहाँ ये, इतनी दूर अकेले चले आए। किसी ने तो बोल दिया कि बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी हैं, किसी पुराने जन्म के आदमी हैं जिन्होंने बैल के रूप में जन्म लिया है। बहुत ही प्यार भरा माहौल है ना, मजा आ रही है। अब होती है यहाँ पर विलन की एंट्री। किसकी एंट्री हुई? झूरी की वाइफ की। झूरी की वाइफ आई और उन्होंने देखा अरे ये दोनों कामचोर बैल मेरे घर से काम ना करके यहाँ आके खड़े हुए हैं और ये प्यार मोहब्बत चल रहा है यहाँ पर। उसने कहा कि कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। अब झूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैडम प्लीज, मेरे बैल रिस्पेक्टफुल बैल हैं, उनको ऐसा बुरा भला मत करो। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते, भाग गए। तो उसकी जो वाइफ थी वो और गुस्से में आ गई। उसने कहा कि अरे बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी लोग तो बस पानी पिला पिला कर रखते हैं, तुम्हारे अलावा और कौन खिलाता है? झूरी ने कहा कि चारा मिलता तो क्यों भागते? वाइफ ने बोला कि भागे इसलिए क्योंकि वो लोग तुम्हारी तरह सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं करते, सहलाते नहीं है, अगर खिलाते हैं तो रगड़कर जुतवाते भी हैं, मेहनत भी करवाते हैं। और तुम्हारे ठहरे कामचोर, इनसे एक बार काम करवाया तो ये लोग भागकर खड़े हुए। अगर इतना भी इनसे नहीं हो रहा तो किस बात के हैं ये? झूरी की वाइफ ने कहा कि अब से इन लोगों को चटपटा खाना मिलना बंद, अब से सूखा भूसा इनको मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा मिले। मजदूर को कह दिया गया, जो उनके यहाँ पर काम करने वाला था उसको कह दिया गया कि बस भूसा ही इसको खाली मिले और कुछ ना देना, कुछ घी रोटी लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर जब हमारे बैल आए, नाद में सर डाला तो देखा फीका फीका। उन्होंने कहा कि ये एवरेस्ट मसाले की कमी है, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, कोई चिकनाहट नहीं है, कोई रस नहीं है, क्या खाएं? आशा भरी निगाह से देखते रहे झूरी के दरवाजे के तरफ, घर के तरफ, कि भाई आएंगे तो कुछ देंगे, बट कोई नहीं आया। झूरी ने मजूर से कहा कि भाई कुछ डाल दो ना, कुछ खली वगैरह डाल दो। खली होता है जैसे कपिला पशु आहार का तुमने ऐड देखा होगा, पशु आहार कुछ होते हैं, घास को काटो तो भूसे के साथ में वो मिला दो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है सब्जी आ गई। तो वो कहते हैं कि भाई रोटी रोटी कैसे खाएं, भूसा भूसा कैसे खाएं, कुछ सब्जी वब्जी डाल लो। तो यहाँ पर मालकिन मुझे मार ही जाएंगे अगर मैं डालूंगा, मजूर कहता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम डालो, चुरा कर डाल दो। वो कहता है कि नहीं, अगर डालूंगा तो आप पीछे से हट जाओगे और मैं बेचारा फंस जाऊंगा। अब हमारा यहाँ पर पहला पार्ट खत्म होता है। अब मैं तुम्हें ना एक छोटा सा थोड़ा सा वीडियो है, 5 मिनट लंबा हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि तुम क्रक्स को समझो। तुम इसको, मैं एक बार जो पढ़ा रहा हूं ना, अगर तुम उस तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हें ये फील होगा ना ऐसा कि तुम जिंदगी भर मुझे याद रखोगे कि किसी ने दो बैलों की कथा सुनाया था। ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होते हुए देखी कि किसी ऑप्रेसर का विरोध पहली बार दर्ज किया गया। ये जो दो बैल हैं हमारे, वो स्वतंत्रता संग्राम के हमारे क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। अब देखना आगे चल के कैसे ये चीज तुम्हारी रिलेट होगी, इसको दिमाग में बैठा लो। ये लोग क्रांतिकारी हैं। जो अच्छे राइटर्स होते हैं ना, वो सीधा सीधा नहीं लिखते। अगर सीधा सीधा लिख देंगे तो लोग उन्हें पकड़ लेंगे, कहेंगे अरे तुम अंग्रेजों की खिलाफत करते हो। इसी वजह से उन्होंने बैलों का सहारा लेके इतनी प्यारी कहानी लिखी कि कहानी पढ़ो तो अच्छी, और अगर मतलब समझ के पढ़ो तो भी अच्छी। ठीक है, अब ये जो मतलब है ये अपने बीच में रखना, ये फील करने के लिए। समझ में आ रहा है? एंड एंड तक तुम्हें पूरा फील हो जाएगा, लेकिन क्या पता तुम्हारे टीचर को समझ में ना आए। इसी वजह से जो मैं बता रहा हूं उसको फील करना, जहां पे एग्जाम में आंसर लिखने वाला होगा वो मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। ठीक है, अब दूसरा दिन शुरू होता है। एक बार 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज वापस आए थे, इस बार और स्ट्रांग होकर आए थे। दूसरा अध्याय यही कहता है, अंग्रेज आए और स्ट्रांग होकर आए। क्या किया उसने? उसने दोनों को गाड़ी में बांध दिया, खुद नहीं मारा, गाड़ी में जोत दिया कि अब तो कैसे ये लोग जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, अब तो गाड़ी है, पीछे से मारता रहूंगा। तो वो बैठा। अब हमारा जो मोती है ना, मोती मोती था हमारा अड़ियल वाला, ठीक है, और जो हीरा था वो शांति वाला था। वो कहता था इतना लड़ते उड़ते नहीं।
तो मोती ने सोचा कि इसको खाई में ढकेल देते हैं, चलते हैं खाई में, गिरेंगे अपना, ये कम से कम मर मर जाएगा। हीरा ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं करना है, कंट्रोल कंट्रोल। वो लोग किसी तरीके से घर पहुंचे। इस बार पहुंचे तो मोटी रस्सियों से उसे बांधा गया और कल की शरारत का मजा चखाया गया, अच्छे से मार पिटाई हुई उन बैलों की। ठीक है, अब दोनों बैलों को बांधा गया और उन्हीं के सामने जो गया के बैल थे, जो उसके साले के बैल थे, वो भी आए और उनको अच्छा खाना दिया गया, एकदम 56 भोग दे दिए गए, सारी चीजें खली वगैरह डाल दी गई और इनको सूखा भूसा दिया गया। इनको बहुत अपमान महसूस हुआ कि एक तो यहाँ पर आए और इसने मारा और ऊपर से इसके बाद में इसने सूखा भूसा दिया। नाद की तरफ इन्होंने आंखें तक नहीं था, उन्होंने कहा नहीं खाना है तुम्हारा खाना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे उनको ले जाया गया काम करवाने के लिए, जोत दिया गया खेत में और खेत जोतवाना स्टार्ट किया गया। उन्होंने पैर अपना अड़ा दिया अंगद की तरह, कहा कि हम लोग तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे, हमने कसम खा ली। जैसे अंगद ने रावण की सभा में खड़े होकर अपना पैर जमा दिया और कहा, जो मम चरण सकसी सट टारी, फिरहि राम सीता में हारी। उन्होंने कहा कि अगर पैर हटा दो तो सीता हार जाएंगे राम, इतना बड़ा प्रण ले लिया उन्होंने। ऐसे ही उन्होंने भी प्रण ले लिया और वो मारते मारते थक गया। ये लोग टस से मस नहीं हुए, पांव नहीं उठाया अंगद की तरह। अब क्या हुआ, अब उनके वीक पॉइंट, उनकी नाक, हीरा की नाक पर उसने मारना शुरू किया, मारते रहा मारते रहा मारते रहा। उसकी नाक एकदम कटने वाली थी, तब तक जो मोती है गुस्से में आया, उसने अपना ऐसे ऐसे पूरी बॉडी करी, जितने भी रस्सी वगैरह थे, जुआ था, जोट था, लकड़ी से बांध रखा था, सब टूट टाट गया। दोनों भागने लग गए। दोनों भागकर बहुत दूर खड़े हुए और फिर हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है, रुक जाओ, ये लोग पकड़ ही लेंगे, उसके साथ में लोग हैं। हीरा कहता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, मारते मारते तुम अब मरने वाले थे। फिर वो कहता है कि अब की बड़ी मार पड़ेगी। हीरा ने कहा अब हम लोग भागे हैं, अब ये और मारेगा। हीरा ने, जो हमारा मोती था, उसने कहा पढ़ने दो पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहा कब तक बचेंगे। देखो कितनी बड़ी लाइन है, बैल का जन्म लिया है तो मार से कब तक बचेंगे, गुलामी के देश में जन्म लिया है तो मार तो सहनी पड़ेगी। यहां पर हमारा मोती फिर बोलता है कि अगर अब की बार इन्होंने मारा तो मैं मजा चखा दूंगा, 2-4 लोगों को तो मार ही दूंगा, अगर मुझे किसी ने मारा तो मैं 1-2 लोगों को मार के गिरा दूंगा। मोती कहता है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, भले ही गुलाम है, लेकिन हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, हम अहिंसा प्रेमी है, किसी को मारते नहीं है। फील हो रहा है, समझ में आ रही है कि भले ही मारा जा रहा है, भले ही गुलाम थे, लेकिन अंग्रेजों को हम लोगों ने तब तक नहीं मारा जब तक उन्होंने अत्य नहीं कर दी। तो यहां पर हीरा ने भी बताया कि भाई ये हमारा धर्म है कि हम ना मारे, तो वो लोग शांत रहे। ठीक है, मोती आया। मोती जब वो दोनों खड़े हो गए तब आया, उसका साला आया और उसने कहा कि चलो ठीक है, अभी इनकी मार कुटाई नहीं करता हूँ, आगे चल के इनको देखूंगा, अभी इनको नोट कर लेता हूँ। और वो उनको वापस लेके गया, उनको फिर से घर में लाकर बांध दिया गया और चुपचाप फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया गया। उन दोनों ने फिर से खाने से इनकार कर दिया। लेकिन आज शाम थोड़ी सी अलग थी। उन्हीं के घर से एक छोटी सी लड़की निकलती है और इन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली जाती है। उससे इनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन मानो हृदय को भोजन मिल गया। वो जो प्यार, जो अपनेपन की यहाँ पर कमी थी, वो इन 2 रोटियों से पूरी हो गई। वो लड़की भैरों की थी, उसी घर में रहती थी और उसकी माँ जो थी वो मर चुकी थी। सौतेली माँ उसको बहुत मारती थी, तो उसको पता था कि कैसा होता है बिना मतलब मारे जाना। इसी वजह से आत्मीयता का भाव उसके अंदर था, वो इन लोगों से रिलेट कर पा रही थी, इनके लिए थोड़ा सा प्यार उसके मन में बढ़ गया था। ठीक है, वो दोनों दिन भर जोते जाते। अब इनको समझो जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे जो क्रांतिकारी थे, उनको जब जेलों में रखा जाता था ना, तो उनकी क्या दशा होती है। अब देखना, प्रेमचंद को कोई समझ नहीं पाता है, मास्टर्स में जाओगे, मास्टर्स के बाद में स्कॉलर वगैरह बनोगे, तब जाके ये सब तुम्हें समझ में आएगा। अभी अभी बस फील करने के लिए समझो। जैसे क्रांतिकारियों को रखा जाता था ना, दिन भर जोते जाते थे, डंडे खाते थे, अड़ते थे, शाम को बांध दिए जाते थे, और वहीं वो बालिका आकर उन्हें 2 रोटी दे देती थी। आजादी का स्वाद थोड़ा सा चख लेते थे, प्यार का स्वाद थोड़ा सा चख लेते थे। उनका ही ये कर्म था, उस प्रसाद की ही ये बरकत थी
कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। उतने ही जोश के साथ खड़े रहते थे, उतने ही जोश के साथ डंडे खाते थे। पतले नहीं हो रहे थे, दो रोटी से कुछ खास होना नहीं था, लेकिन फिर भी उनके अंदर की जो आत्मीयता थी वो बनी हुई थी। हृदय भर जाता था, मन भर जाता था, उनकी आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब सोचो, किसी जेल में किसी एक सेनानी ने, क्रांतिकारी ने कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आंत को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा। तब तक वो जो हमारा हीरा है वो कहता है कि यार देखो, ये प्यारी लड़की है, हमारे लिए रोटी लाती है, ये अनाथ हो जाएगी। तो जो मोती है वो कहता है कि अरे तब तो मालकिन को फेंक दूं। मालकिन को, जो मालकिन है वही बेचारी लड़की को मारती है। तो यहाँ हमारा जो हीरा है वो कहता है लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। कितने कितने एथिक्स के साथ में ये लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, कितने एथिक्स के साथ में, औरत जात को नहीं मारेंगे। तो जो मोती कहता है तुम तो यार किसी तरीके से निकलने भी नहीं देना चाह रहे हो, क्या करें? उन्होंने प्लान बनाया कि अब हम लोग ये जो मोटी रस्सी है ना, लास्ट टाइम जो प्लान किया था, अब इस बार तोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन रस्सी मोटी थी, टूटे कैसे? तो मोती ने सजेस्ट किया कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चबा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चबाएंगे, ढीली हो जाएगी, तोड़ के निकल लेंगे। रात का इंतजार किया, बच्ची रोटी देकर गई, चबाना शुरू किया, लेकिन रस्सी इतनी मोटी कि मुंह में ही ना आए। दोनों बेचारे थक हार के कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कुछ नहीं हुए। तभी दरवाजा खुला और छोटी सी बच्ची आई, चुपके से पीछे खड़ी हुई। उसने कहा, खोले देती, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैंने सुना है कि वो लोग नाथ लगवाने के पीछे हैं। अब नथ समझते हो? नथ जो नाक में पहना जाता है, गायों बैलों को कंट्रोल में करने के लिए उनका नाक में छेद कर दिया जाता है और उस छेद से रस्सी निकाली जाती है और उस रस्सी से ही पकड़ के उन्हें खींचा जाता है। अब इतनी नाजुक नाक, उनकी नाक भी बड़ी बड़ी होती है, नाजुक नाक में छेद है, कोई रस्सी खींचेगा तो बेचारों को दर्द होगा। इसी वजह से ये बहुत बड़ी सजा होती है उनके लिए। अब यहाँ पर वो लोग यही करना चाह रहे हैं। उसने खोला और कहा कि निकलो निकलो, आ जाएंगे लोग। तब तक वो दोनों खड़े रहे। उन्होंने कहा अगर अभी भाग जाएंगे तो लगेगा कि इसी बच्ची ने खोला है, बच्ची को मार पड़ेगी। इसी वजह से वो दोनों खड़े थे। तब तक उस छोटी सी बालिका ने एक छोटी सी तरकीब लगाई और चिल्लाने लगे कि अरे भागो भागो भागो, ये दोनों बेवकूफ, दोनों बैल भाग गए हैं, भाग गए हैं, पकड़ो पकड़ो, आओ दादा, इनको पकड़ो पकड़ो, जल्दी दौड़ो। तब तक इन्हें पता चला कि अरे ठीक है, बच्ची सेफ है, भागते हैं। भागे, पीछे से हमारा विलन आया, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, लाठी लेके दौड़ा, क्या तो इन लोगों को जान से मार दूंगा। उनके पीछे दौड़ा दौड़ा दौड़ा, लेकिन हमारे जो बैल थे वो किसी से कम थोड़े हैं, भागे तेजी से। वो सोचा कि अगर मैं आगे मान लो गांव के पार, जो उसका साला था उसने सोचा गांव के पार अगर चला गया ये मुझे ही मार देंगे, तो पीछे लौटा अपने साथ कुछ लोगों को लाने के लिए। तब तक तो बैल हमारे गांव पार करके निकल लिए, तब तक किसको पता था कहाँ गए। मसला ये हो गया कि इनको भी नहीं पता था कि कहाँ गए, ये भी रास्ता भटक गए। जो जानी पहचानी सी इनकी जो रास्ता था वो छूट गया कहीं भागा दौड़ी के चक्कर में। मालूम होता है राह भूल गए, हीरा ने कहा। बाकी मोती ने कहा कि अरे तुम बेतहाशा भागे, तुमने देखा ही नहीं कि कहाँ जाना था क्या नहीं। अब क्या करें? कुछ देर तक, थोड़ी देर शांत खेत के किनारे खड़े रहे, देखा कि मटर लगी हुई है तो खा लेते हैं, मटर खाने लग गए। मटर खा लिए, ताकत आ गई, पेट भर गया, डकार मारे, फिर दोनों आपस में लड़ने लग गए। लड़ाई ऐसे ऐसे धीरे 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 करके इंटेंस होती जा रही थी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक हीरा पीछे हट गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करते। तब होती है किसकी एंट्री? विलन की एंट्री। अब आता है हमारा बड़ा बैल। अब यहाँ पर हमारा दूसरा पोर्शन खत्म होता है। दूसरे पोर्शन में हमने क्या देखा कि पहली बार जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे दोनों बैल हैं, उन लोगों ने विरोध किया और उस पूरे विरोध में, उस जेल के सलाखों में, वहां पे उस साले के घर पे जब वो जितने भी दिन रहे, उनको बहुत ही प्रताड़ना झेलने को मिली, बहुत प्रॉब्लम झेलने को मिली। लेकिन फिर भी एक आस, एक उम्मीद उन्हें दिखी। जो छोटी सी बच्ची थी उन्हें आके वो रोटी खिला जाती थी, ठीक है। और अंत में वो दोनों निकल भागे। उन्होंने हार नहीं मानी, आजादी की जंग जारी रखी और निकल भागे। अब तीसरा पार्ट शुरू होता है जब हमारे कहानी में एक और विलन आता है। वो विलन था सांड, ठीक है। एक सांड है, मतलब बैलों से और बड़ा, एकदम हाथी जैसा सांड आ गया।
उनके सामने दोनों लोग घबरा गए। दोनों ने बात करी कि यार कितनी भयंकर सूरत है। दोनों ने, मोती ने मूक भाषा में कहा कि बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने कहा कि अरे अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, अब तो भागने में ही भलाई है। तब तक वो कहता है नहीं भागना कायरता है, मोती कहता है भागना कायरता है। तो वो कहता है कि ठीक है तो फिर मरो, मैं तो 9-2-11 हो रहा हूं। तब तक अगर ये दौड़ा दिया तो, दोनों में सोचा कि अगर ये दौड़ा दिया तो सोचे कि अब क्या करें। तब तक मोती ने प्लान बताया कि उपाय यही है कि दोनों लोग साथ में भिड़ते हैं, अगर मरना है तो साथ में मरते हैं। जो हमारा सांड है वो एक साथ दो बैलों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर वो मेरे तरफ सांड जो अपनी सींग है वो बढ़ाए तो तुम पीछे से घोप देना अपनी सींग, और अगर तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा तो मैं घोप दूंगा। तो मतलब आगे पीछे से वो दोनों मारते रहेंगे। अब यहाँ पर सांड बेचारा, इतना एक्सपीरियंस नहीं था उसके साथ में कि संगठित शत्रुओं से वो लड़े। वो बेचारा लड़ने को आ गया, लड़ने लग गया। यहाँ पर इधर एक को मारे तो पीछे से दूसरा सिंह कोच दे, दूसरे को मारे तो तीसरा जो हमारा पहला वाला था वो सिंह कोच दे। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर उस सांड को मार मार के उसको थका देते हैं। ठीक है, बेचारा आखिर में जो हमारा सांड है वो जख्मी होकर भागता है। भागने के बाद भी इन्होंने नहीं छोड़ा, अब तो जीत गए हैं ना, तो भगाते हैं, दूर तक उसका पीछा करते हैं। आखिर में सांड बेदम होकर गिर पड़ता है। तो जो हमारा दोनों जो मित्रों का समूह था वो फाइनली जीतता है। आते आते, वापस आते आते जो हमारा जो मोती था जो एकदम गुस्सैल रहता था, वो कहता कि मन कर रहा था कि इसको मार ही दूं, लेकिन हीरा कहता है कि नहीं नहीं, गिरे हुए पर सींग मारना पाप होता है। यहाँ पर वो जो मोती है वो कहता है ये सब ढोंग है यार, ऐसा मारो कि सामने वाला उठ ना पाए। खैर, अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचना था। तो मोती ने कहा कि यार बिना कुछ खाए मेरे दिमाग की बत्ती तो देखो जलती नहीं है, सामने मटर का खेत है, मैं कूद जाता हूँ। हीरा ने कहा भाई रुको तो पहले देख तो लो कि कैसा खेत है। उसने कहा नहीं नहीं यार, मुझे अभी जीत हुई है मेरी, अभी तो मुझे कुछ खाना है। वो कूद गया। खेत में पानी भरा हुआ था, चप 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 उसके जो पैर थे वो पानी में पड़ रहे थे। अभी उसने 2-3 घास ही खाई थी कि सामने से 2-3 लोग लाठी लेकर आए, उसको घेर लिया। अब देखो, जब किस्मत बिगड़ती है ना तो बिगड़ ही जाती है। एक तो पहले से ही मिट्टी थी, ऊपर से पानी था, तो अब उसके पैर छप 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 अंदर धस गए, तो बेचारा भाग नहीं पाया। ठीक है, अब भाग नहीं पाया तो बेचारा अड़स गया, पकड़ा गया। जो हमारा हीरा था वो मेड़ पर खड़ा था, अब भी खेत में कूदा नहीं था, तो उसके पास रास्ता था कि वो भाग जाए, लेकिन वो नहीं भागा। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों साथ में फंसेंगे, मरेंगे तो दोनों साथ में फंसेंगे। तो रखवालों ने उनको भी पकड़ लिया, दोनों लोग पकड़े गए और उनको कांजी हाउस में ले जाकर बंद कर दिया गया। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी होता है खत्म। अब देखो, इस पूरे चैप्टर को मैं कहानी की तरह तुम्हें अच्छे से समझा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस भी इसके बाद में करवा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करना तो तुम्हारा काम है ना। करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर परत निशान। एक रसरी जब आती जाती है तो उस सिल पर भी निशान पड़ जाता है। प्रैक्टिस करने से आंसर राइटिंग बढ़िया होती है। इसी वजह से तुम्हें हर बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन बैंक लगाओ। तुम मुझे ब्रांड एम्बेसडर मान सकते हो, ठीक है, एक टाइम पे तुम मुझे ब्रांड एम्बेसडर मान सकते हो जो चाहता है कि बच्चे क्वेश्चन बैंक लगाएं। लगाओ, 10th में तुम्हारे सारे एजुकेटर सारे टीचर बोलेंगे क्वेश्चन बैंक लगाओ क्वेश्चन बैंक लगाओ। मुझे समझ नहीं आता भाई, बच्चा 10th में आकर एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक में कंफ्यूज हो जाएगा, क्या पढ़े। ये 9th से करना चाहिए, इसी वजह से मैं अभी कह रहा हूँ क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई अच्छे कंपनी का, कोई अच्छे ब्रांड का ले लो, किसी में भी जिसमें तुम्हारा भरोसा हो ले सकते हो। मेरा भरोसा जिस पे है, जो मैं पढ़ता रहता हूँ कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आते हैं वो मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस सवाल के आते हैं। बहुत ही बढ़िया सैंपल पेपर्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैंक्स वो लोग बना रहे होते हैं। तारीफ मैं इस वजह से करता हूँ बिकॉज दे डिजर्व इट, ठीक है, अदरवाइज आई डोंट तारीफ एनीवन। ठीक है, तो इसी वजह से अपना जाके देख लो, क्वेश्चन बैंक सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट वगैरह तुम लोग को मिल जाएगा, उस पर डिस्काउंटेड लिंक दे दूंगा, जाकर वहां से ले सकते हो। उससे सस्ता अगर कहीं मिल जाए तो वहां से ले लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कहीं से भी सस्ता मिले ले लो, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी अच्छी ब्रांड का लेना,
जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उसी ब्रांड का कहीं से ले सकते हो, ठीक है। बाकी लिंक डाल दूंगा, देख सकते हो। हिंदी का तो एटलीस्ट ले लेना, हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट है, हिंदी तो ले लेना, थोड़ा सा दया करना। बाकी साइंस मैथ्स भी इंपॉर्टेंट रहता है, 10th में बच्चे समझ नहीं पाते, अभी से समझ जाओगे तो बढ़िया रहे, ठीक है। अब दोनों बैलों को लाके कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। उनके साथ जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा दिन खड़े रहने के बाद भी एक तिनका भी नहीं दिया गया। वो लोग सोचे कि ये कैसा स्वामी है, कुछ खाना ही नहीं दे रहा है। कम से कम जो हमारा गया था वो फिर भी इससे अच्छा था, कम से कम खाना तो देता था। लेकिन जब वो लोग कांजी हाउस के अंदर देखते हैं ना, तो उन्हें पूरी कहानी समझ में आती है कि सब मरे पड़े हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। कोई घोड़ा है, कोई भैंस है, कोई गधे हैं, सब मरे पड़े हुए हैं, एकदम मरियल हालत में है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। अब बेचारे नए नए आए थे तो दीवारों में जो नमकीन मिट्टी थी वो चाट चाट के उन्होंने किसी तरीके से अपने जीभ को आराम दिया कि चलो कुछ तो खाया। कोई खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। मोती जो हमारा हीरा है वो बेचारा भूख से तड़प कर बोलता है कि अब तो नहीं रहा जा रहा मोती। मोती कहता है मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं, अब नहीं जी पाएंगे। हीरा कहता है कि अरे यार इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, अभी तो जंग जारी है, अभी तो लंबी लड़ाई लड़नी है, आओ हम लोग इस दीवार को तोड़ देते हैं। मोती कहता है कि मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। हीरा कहता है कि तुम ही अब तक इतने गुस्सैल बने आ रहे थे, इतने ताकतवर बलशाली थे तुम, अब क्या हो गया, बस इसी बूते पर इतना करते थे। मोती कहता है सारी अकड़ निकल गई भाई। अब यहाँ पर हीरा कहता है चलो मैं ही कुछ करता हूँ। दीवार कच्ची मिट्टी की थी तो वो जाकर जोर से अपनी सींग मारता है, थोड़ी सी मिट्टी उखड़ जाती है, खुश होता है और मारने लग जाता है। तभी तब क्या होता है, कांजी हाउस का जो चौकीदार है वो हाजिरी लेने के लिए आ रहा होता है। अब यहाँ तुम्हारी एनसीईआरटी में एक दिक्कत है, यहाँ पर ये लोग नुक्ता नहीं लगाते हैं, नई बुक में नुक्ता नहीं लिखा हुआ है। हाजिरी, हाजिरी, हाजिरी ऐसे नहीं लिखी जाती, हाजिरी लिखी जाती है ऐसे नुक्ता लगा के। अब बुक में तो लिखा हुआ है, एग्जाम में एग्जामिनर जो है बोर्ड एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे नंबर इसी बेसिस पे काट लेंगे। इसी वजह से मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या नुक्ता वाले शब्द हैं तुम्हारे बुक में जो तुम्हारे नंबर कटवाते हैं, ठीक है। इसी वजह से एक अलग से वीडियो तुम लोगों के लिए मैं एक क्यूटी सी वीडियो बना दूंगा जिससे तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी ना हो, सारी चीजें सही हो जाए, ठीक है। समझ में आया? तो हाजिरी लेने के लिए कांजी हाउस का चौकीदार आया, उसने देखा अरे भाई लालटेन से दिख रहा है कि कोई तो ऐसा नया सा है प्राणी जो दीवार तोड़ रहा है। हीरा की अच्छी खासी मरम्मत हुई, अच्छी खासी मरम्मत हुई और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मोती उसके मजे लेने के लिए कहता है, अब ध्यान से देखना, मुझे मैंने तुम्हें क्रांतिकारी वाली बात बताई है ना, इनकी बात सुन के भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई आजादी के आंदोलन में भाग ले रहे क्रांतिकारी आपस में बात कर रहे हैं। कहानी 1930-31 में लिखी गई है, याद रखना, देश तब आजाद नहीं हुआ था, ऐसी कहानियां चलती रह रही थी। प्रेमचंद ने कितने प्यारे तरीके से उन्हीं बातों को जो हमारे बैल हैं उनसे कहलवाया है। क्या कहलवाया कि जोर तो मारता ही जाऊंगा। जो हमारा मोती है वो कहता है कि यार ऐसे जोर मारने से क्या फायदा कि बंधन और बढ़ जाएं। एक स्वतंत्रता सेनानी ने कहा, दूसरे ने कहा कि जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती कहता है, हीरा कहता है कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। समझ रहे हो, समझ रहे हो, दूसरों के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर मोती को लगता है चलो ठीक है मैं भी कोशिश करता हूं। 2 घंटे तक वो भी जाकर जोर आजमाइश करता है और फाइनली जो दीवार है वो गिर जाती है। दीवार गिरी, सभी लोग भागे, जितने भी हमारे भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़ियां थी, सरपट सरपट मरी हुई जो हमारी जितने भी मरियल हालत में थे सब भाग गए। 2 गधे रह गए, 2 गधे वहीं खड़े थे। दोनों गधों ने बोला हम नहीं जाएंगे। हमारा मोती आया, बोला कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो मोती कहता है कि अरे यार पागल हो क्या, क्या हर्ज है, पकड़े गए तो पकड़े गए। वो कहा नहीं हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। मोती ने कहा कि ठीक है तुम लोग पड़े रहो। वो गया हीरा का जो वो बांधा हुआ था मोटी रस्सी से वो तोड़ने गया, टूटा ही नहीं वो, कितनी भी कोशिश कर लिया नहीं टूटा। आखिर में हीरा ने उदास होकर कहा कि यार मोती तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, अपनी जान बचा लो, क्योंकि अगर कोई आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये दीवार तोड़ने वाला एक ही आदमी खुला हुआ है तुम हो।
जो बैल है मोती है उसको मारेंगे, तुम्हें बहुत मिटाई होगी, तुम मर भी सकते हो, चले जाओ। हीरा कहता है यार अब तक साथ में जिए हैं, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? साथ जिए हैं साथ मरेंगे। खुद तो नहीं जा पाया, लेकिन हाँ इन गधों के सामने आया और बोला कि अब तुम लोग निकलो। सिंह से उन लोगों को भगाया कि भाई जाओ। अब ये हमारे गधे ऐसे लोगों के प्रतीक हैं जो सोचते थे कि यार आजादी के आंदोलन में भाग लेंगे तो मार पड़ेगी। उन्हीं को यहाँ पर हमारे प्रेमचंद जी ने गधा बताया। अब ये मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ, चैप्टर समझ में आएगा, मजा आएगी। बेस्ट चैप्टर तुम्हारे जिंदगी का हो रहा है ये। समझ में आ रही है, फील आ रही है? बाकी फैक्ट सारे तुम्हें याद रहेंगे, मोती ने क्या कहा, हीरा ने कहा क्या कहा, लेकिन जो आत्मा है वो मैं तुम्हें फील करवा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर हीरा ने कहा तुम्हें मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम ही हो। आखिर में यही हुआ। सुबह जब चौकीदार आए अन्य कर्मचारियों के साथ, तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कितनी मार उन्हें पड़ी, बस ये प्रेमचंद जी लिखते हैं कि हाँ मोती का बहुत अच्छे तरीके से मरम्मत की गई और उसे भी मोटे खूंटे में मोटी रस्सी के साथ बांध दिया गया। अब हमारी कहानी का 5वां पार्ट शुरू होता है। चौथे पार्ट में क्या हुआ कि हमारे बैलों ने फिर भी कोशिश की, हार नहीं मान रहे, कोई सामने कोई भी आ जाए उनको आजादी चाहिए तो चाहिए, आजादी के लिए पागल हैं, वो अपने घर जाने के लिए पागल है। 5वें पार्ट में हम लोग को पता चलता है कि 1 सप्ताह तक उन्हें बिना खाने के लिए रखा गया, एक भी तिनका नहीं दिया गया। ठीक है, दोनों पतले हो गए, उनकी ठठरियां निकल आई, उनके जो हड्डियां रिब केज होती है वो दिखने लग गई। बेचारे इतने मरियल से हो गए कि वो एकदम मरने मरने की हालत में आ गए। ठीक है, 1 हफ्ते बाद क्या हुआ कि जो दरवाजा है वो खोला गया, इन दोनों को बाहर निकाला गया, 40-50 लोग आए और इनकी नीलामी शुरू हो गई। किसी ने इनको खरीदा नहीं। ये वापस आ रहे थे, तब तक एक दढ़ियल आदमी, एकदम दाढ़ी, एकदम विलन टाइप का आदमी आता है और कहता है कि ये दोनों बैल हैं। पास में जाकर उनके बॉडी में ऐसे अंदर तक उंगली डाल के देखता है कि अच्छा अच्छा, जाके मुंशी जी से बात करता है। ये दोनों बैल समझ गए कि ये इसने उंगली डाली मतलब कि ये मांस देख रहा है हमारे अंदर कितना है, कसाई है ये पक्का, ये तो अब नहीं छोड़ेगा। दोनों डर गए कि भाई अब फालतू में हम लोग भागे, ये भगवान हमारी प्रॉब्लम को देख नहीं रहे क्या, ये दुख काहे नहीं खत्म होता है? अगर भगवान इतना सब देख रहे हैं तो हमें बचा क्यों नहीं रहे हैं? एक बैल कहता है हमारा कि यार भगवान ने हमें उस लड़की के रूप में आके बचाया, अब भी किसी ना किसी रूप में आएंगे ही, भरोसा रखो। यहाँ पर दोनों बेचारे उस आदमी के साथ में चले गए, दोनों को डर था। एक ने बोला कि यार ये छुरी ना चलाते, वो दोनों चले। अब इसने, जो ये हमारा मेन विलन है एकदम बढ़िया वाला, ये दड़ियल ऐसा है कि खींच रहा है, लोग मरियल हैं चल नहीं पा रहे, खींच रहा है, गिर पड़ जा रहे हैं, अगर रुक रहे हैं कहीं तो लाठी मार रहा है। अब ये लोग धीरे धीरे करके आए, बहुत दुखी थे, जोर से डंडा पड़ रहा था। आसपास देखते हैं कि कुछ लोग चल रहे थे खुशी खुशी, जो बैल वगैरह थे। ये लोग सोचते हैं कि यार इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग को मारने ले जा रहा है, बांध के वो ले जा रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से इन लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो देख ही दिखाई रहा है, यहाँ पर तो हमारा बचपन बीता है, ये तो हमारे घर का रास्ता है। वो लोग भर भर सोचने लगे कि अरे यार ये तो झूरी का रास्ता है। वो लोग खोजने लगे कि अरे हाँ हाँ, यहाँ पे तो आके हम लोग पानी पीते थे, यहाँ पे खेत से जाते थे, ये तो रास्ता है। तब तक दोनों ने सोचा कि यार हम लोग बस किसी तरीके से अपने घर तक पहुंच जाए तब तो हम लोग बच जाएंगे, उससे आगे तो हम लोग नहीं हिलेंगे। दोनों लोग भागने लगे। दोनों लोगों ने सोचा कि दौड़कर अपने थान पर चलो, वहां से आगे हम नहीं जाएंगे। जैसे ही घर पास आने लगा, दोनों दौड़े 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 दौड़े। झूरी हमारा बैठ के धूप सेक रहा था अपने घर के सामने। उसने देखा, दोनों को गले से लगा लिया और वो उनके दोनों मित्र, तुम सोच रहे हो, दोनों दोनों बैलों के आंखों में आंसू आ गए। वो लोग मिल रहे थे, तब तक दड़ियल आया, उसने जो उनका पगहा था रस्सी थी पकड़ा, उन्होंने कहा मेरा बैल है। यहाँ पर जूरी ने कहा कि तुम्हारा बैल कैसे है? उसने कहा मैंने नीलामी में खरीदा है, मवेशी खाने से जाकर लेकर आया हूं मैं। तब तक इन्होंने कहा कि अरे मेरे बैल हैं क्योंकि मेरे यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसने कहा मैं रपट लिखवा दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बैल हैं, मेरे घर पर खड़े हुए हैं। तब तक जो हमारा मोती था उसने कहा अच्छा बेटा अब बताता हूं। उसने तुरंत अपनी सींग चार्ज करी और दड़ियल को भगाने लग गया। भगाया ऐसा कि उसको गांव से बाहर खदेड़ दिया। वो दड़ियल दूर खड़ा होकर डर के गालियां दे रहा था, बोल रहा था अरे तुमको बताऊंगा, गलत इंसान से पंगा लिया है। तब तक हमारा मोती वापस आया, कहा कि अगर ये एक और बार आया
तो मैं उसको बेमारे छोड़ूंगा नहीं। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता। जो हमारा हीरा है वो क्या, हाँ हाँ हाँ, अब नहीं आएगा, अब तो तुमसे डर गया है। तब तक वो कहता है आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने तुम्हें पूरी कहानी बताई थी ना, जो पूरी कहानी को एंड करता है, फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो ये है, ये एक लाइन, जो गोली मरवा दे तो। कितने क्रांतिकारियों ने सोचा होगा यार ये सब तो कर रहे हैं, कहीं गोली ना मरवा दे, अंग्रेज के पास गोली तो बहुत। यहां पर मोती का लाइन देखो, मर जाऊंगा पर उसके काम नहीं आऊंगा। हीरा कहता है हमारी जान का तो कोई जान ही नहीं समझता। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हम इतने सीधे हैं, मोती कहता है। अब आर्ट का काम, लिटरेचर का काम, एक बहुत ही फेमस एक मूवी है डेड पोएट सोसाइटी, उसका नाम, उसकी एक बहुत फेमस लाइन है कि वी डोंट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट इज क्यूट, वी रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज वी आर द मेंबर ऑफ द ह्यूमन रेस, एंड दिस रेस इज फिल्ड विथ इमोशंस, विथ फ्रीडम। और ये हम लोगों को दिखाता है कि ये आर्ट लिटरेचर उस समय काम नहीं आता जब तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही हो, जब तुम आजादी के लिए लड़ रहे हो, तब ऐसी कहानियां तुम्हें प्रेरित करती है कि भले ही मर जाऊंगा लेकिन उसके काम नहीं आऊंगा। और वो हम पर राज इस वजह से कर पा रहा था क्योंकि हम सीधे हैं। समझ में आया? समझ में आया? अंडर टोन, सोल पता चली इस पूरे चैप्टर की? मजा आई? लाइक वगैरह कमेंट वगैरह कर दो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है। कोई और अच्छा इंसिडेंट तुम्हें दिख रहा हो तो वो भी कर दो कि कैसे वो रिलेट कर रहा है। चुटपुटिया दोस्तों को शेयर कर दो कि भाई दो बैलों की कथा इस तरीके से पढ़ो और मजा आएगी। ठीक है, आगे दोनों को अच्छा अच्छा खली भूसा चोकर दिया गया, जाके एकदम चटपटा खाना खा रहे थे, तब तक अंदर से मालकिन आई और दोनों को माथे से चूम लिया। इसी के साथ में हमारी पूरी ये जो कथा थी वो समाप्त होती है, पूरा चैप्टर समाप्त होता है। लंबा चैप्टर था, इसको मैंने इसी वजह से तुम्हें लंबा अच्छे तरीके से समझाया कि तुम्हें फील हो सके। अब ये चैप्टर तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रहेगा। 9th में नंबर तो मिल ही जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर तुम्हें अच्छे से करवा दूंगा, तुम्हें नंबर फुल 100 में 100 तुम्हारे सीनियर्स को दिलवाता हूँ यार। क्लास 10th में तुम लोग आओगे तुम्हें भी मिलेंगे, 9th में 100 में 100 दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। बस जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ, ठीक है। प्रेमचंद जी बहुत ही बड़े अच्छे बहुत ही मतलब एक तरीके से धर्म ध्वज धारक हैं वो हिंदी लिटरेचर के। 1880 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में लमही नाम के जगह पे, ठीक है। उन्होंने लिखना शुरू किया, इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं मानसरोवर के 8 भागों में, ठीक है। मानसरोवर नाम की एक मोटी मोटी किताबें हैं, 8 किताबों में इनका पूरा रचना हम लोग को देखने को मिलता है। सेवादान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इनके प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चल के तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे मैंने बता दिया। कमेंट में बताओ कि इस चैप्टर का नाम क्या है और उसके राइटर का नाम क्या है, हमेशा बताया करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।